हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज के सत्र में हम फिजिक्स का जो वीडियो सॉल्यूशन है उस पर चर्चा करेंगे। थोड़े से लेट हैं, जैसा कल हमने बायोकेमिस्ट्री का वीडियो डाला था। कुछ टेक्निकल इशू और पेपर अभी टाइप इसको करवाया था, क्योंकि बोर्ड के ऊपर सीधा यदि अपने पेपर लेके आए तो कुछ समझाने वाली जो चीज़ें हैं वो अपने लिख नहीं पाते हैं उसमें। तो उसको लेकर आज हम इसके जो फिजिक्स के जो प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। फिजिक्स में कितने 39 के आसपास प्रश्न एग्जाम में आए हैं और लगभग 40 प्रश्न रहे हैं। उन 40 प्रश्नों का जो वीडियो सॉल्यूशन है वो अर्जुन जी आपको करवाएंगे। कहाँ से प्रश्न आए हैं, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, कितने 11वीं में से हैं, कितने 12वीं क्लास से हैं, कितने ग्रेजुएशन के हैं। ये लगभग आपका है 11th में लगभग 11-12 प्रश्न है। इसी तरह 12-13 प्रश्न आपके 12th में है और लगभग 14-15 प्रश्न आपके बीएससी में। ये आपका पेपर का पैटर्न रहा है। आप सबको पता है पेपर टफ था, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा भी है हमें उसको हल करना है। और जिन लोगों ने फिजिक्स को किया है उनको पता है किस प्रकार का पेपर था। फिजिक्स आपने की है, कितने सवाल सही हुए आप सबको पता है। और इससे पहले मैंने कट ऑफ का वीडियो भी डाल दिया था, एक सेफ स्कोर आपका क्या रह सकता है। क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं तो आपकी ये सबसे बड़ी बार बार आप पूछ रहे थे कि क्वायरी थी एक कि सर कैसे भी करके हमें बताओ हमारा जो सेफ स्कोर है उसके आधार पर हम आगे निर्णय लें। और उसके साथ साथ हमने ऑनलाइन बैचेज प्रारंभ कर दिए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ऑनलाइन बैच हमारा शुरू हो चुका है, जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, जिसकी कुछ क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं, बाकी अभी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और आपको जनवरी तक ये पूरा कोर्स हम कंप्लीट करवा देंगे। इसके अलावा आप चाहें केवल बायो पढ़ना अलग से चाहें या केमिस्ट्री अलग से पढ़ना चाहें तो उसके लिए भी हमारा कोर्स आ चुका है। और उसके बाद बुकलेट्स पे कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम आपको केमिस्ट्री बायो और केमिस्ट्री और बायो की बुकलेट्स उपलब्ध करवाएंगे, उन पे भी काम चल रहा है। उसके साथ साथ जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है उनको ई नोट्स उसके अंदर मिल ही रहे हैं। तो आप रेगुलर नियमित अच्छे से अपने आप को मेंटेन रखते हुए तैयारी शुरू कर दें। तैयारी करोगे तभी जाके इस प्रकार के जो पेपर हार्ड पेपर हैं उनसे अपने निपटना है। और जो भी पीछे कुछ हुआ है उस सबको छोड़कर आगे की अब नई रणनीति के साथ अपनी जो तैयारी है उसको शुरू करें। और अब आगे अर्जुन जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आपको आगे के प्रश्नों के बारे में जो वीडियो सॉल्यूशन उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका। तो आज अपने सेकंड ग्रेड एग्जाम के भौतिक विज्ञान का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। पेपर ऐसा था जिसके बारे में अपने एक कहावत है कि अगर आदमी की किस्मत खराब हो तो ऊंट पर चढ़े हुए आदमी को भी सांप खा सकता है। तो अब तक 2011 से अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनसे सबसे ज़्यादा टफ पेपर था ये फिजिक्स का, 2022 से भी ज़्यादा। इसका कारण ये है कि 11वीं 12वीं का भी लेवल हाई रहा है, जो अपने लगभग जो तैयारी करते हैं उस स्तर से ऊपर आया है। यानी कि ऐसा लगता है कि जो आरपीएससी है वो सबको अब कॉलेज प्रोफेसर बनाना चाहती है मेरे हिसाब से। तो कहने का मतलब है कि अब पढ़ने का जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा और बेसिक से लेके हाई स्टैंडर्ड तक आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो पेपर का जो लेवल है उसमें क्वांटम मैकेनिक्स, बीएससी के पार्ट में भी क्वांटम मैकेनिक्स के 4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। नॉर्मली 1 या 2 पूछ जाते हैं और क्वांटम मुझे पता है लगभग बच्चों ने छोड़ी है। थर्मो में भी हम कार्नो इंजन पढ़ लेते हैं, बाकी हम पढ़ते हैं, लेकिन थर्मो में भी 2 क्वेश्चन अलग और आए हैं ऐसे जो बीएससी से आए हैं, प्योर बीएससी का, और तकड़े प्रश्न आए हैं। और दूसरी बात की जैसे अपने 11वीं क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स और इलास्टिसिटी वाला पढ़ते हैं सारे बच्चे, लेकिन अब की बार उसको भी जैसे हमने प्रस्थ तनाव नहीं पढ़ा है, केशिका यूनियन पढ़ा ही नहीं हमने, हमारे हिसाब से वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन भी डाल रखा है, केस वाला क्वेश्चन है जो। और
एक जो प्रत्यास्थता वाला पूछा है वो भी डायरेक्ट नहीं पूछा, उसमें भी न्यूटन लॉ मोशन वाला डाल दिया साथ में, और साथ में प्रत्यास्थता, दोनों को घुसा के मिक्स करके एक पर्सन बना दिया। तो मतलब की बार मिक्स ज़्यादा हुए हैं, और कथन और कारण वाले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुल मिला के बात यह कि बहुत टफ पेपर था ये, और अपने जो तैयारी कर रहे हैं या टेस्ट सीरीज में तैयारी कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा टफ था ये। उस लेवल के बहुत कम क्वेश्चन डाले जाते थे। तो सीधी सी बात है, अपने को थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा। तो आप जो पेपर हुआ है उसके बारे में, अब जिस बच्चे के 40% से ज़्यादा आ रहे हैं वो तो श्योर है उसका, लेकिन जिसका नहीं है या जो बहुत कम नंबरों से मतलब कम पढ़ रहे, जैसे 40 के 35% बन रहे हैं, तो वो तैयारी में लगे रहे और मेहनत और करें और स्टैंडर्ड बढ़ाए अपना, यही कह सकते हैं। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन पे। तो ये हमारे टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन बैच जो शुरू कर रहे हैं उसके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, छूट चल रही है इस पर। ये बैच के बारे में क्या क्या बैच में दिया जाएगा, फिजिक्स के अभी शुरू करेंगे 2-4 दिन में। तो इसी पेपर का ही वेट हो रहा था कि पेपर कैसा आएगा, तो उस हिसाब से अब इस पेपर के हिसाब से ही जो ऑनलाइन कोर्स हैं वो तैयार किया जाएगा। आप तीनों सब्जेक्ट का एक साथ भी कोर्स ले सकते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के भी ले सकते हैं। जैसे फिजिक्स तो कंपलसरी हो जाएगा अगर आप दोनों लेते हैं तो, या बायोलॉजी अलग ले सकते हैं, केमिस्ट्री आप अलग ले सकते हैं। इसके अलावा बुक है, अब बुक के अंदर से कुछ क्वेश्चन आए हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है, मैंने अभी देखे हैं वो 5-7 क्वेश्चन जो हैं आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आए अभी। तो बुक्स खरीद सकते हैं आप, मंगवा सकते हैं। तो आप, हो सकता है आपके पास जो पेपर का जो क्रमांक है ABCD कोई सा हो सकता है, आप पेपर साथ में रखें और साथ में आंसर की लगाते जाएं। ये प्रश्न बुक में दिया हुआ था और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में 2 बार पूछा हुआ है। प्रश्न है, 1 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक एक खुरदरे क्षैतिज तल जिसका स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2 है। स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान कितना दिया हुआ है, μs बोलते हैं जिसे, μs का मान दिया हुआ है 0.2, तथा गति घर्षण गुणांक, गति घर्षण गुणांक का मान कितना दिया हुआ है, गति घर्षण गुणांक को हम म्यू कैसे लिखते हैं, जिसका मान है 0.15 है, पर स्थिर अवस्था में है। यदि ब्लॉक पर एक क्षैतिज बल, यानी कि स्थिर अवस्था में था, ब्लॉक पर अब इधर इस साइड में क्षैतिज बल कितना न्यूटन लगाया है, 1 न्यूटन बल लगा दिया इस साइड में, तो आरोपित किया जाए तो घर्षण बल का मान कितना होगा। ये आरोपित बल है, इस बल को क्या बोलेंगे, कौन सा बल है, आरोपित, यानी कि बाहर से लगाया गया ये बल आरोपित बल है। और आपको पता है घर्षण कहाँ पैदा होगा, तो इस वस्तु और जो ये सतह जिस पर रखे उनके बीच में होगा, मतलब इधर घर्षण बल उत्पन्न होगा। इसको स्मॉल f से लिख देता हूं मैं। तो जब ऐसा सवाल आता है कि इतना बार आरोपित बल इतना है, घर्षण बल का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो सीमांत घर्षण बल है या स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान है वो आप कैलकुलेट करना चाहिए आपको। तो सीमांत घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, मैक्सिमम का मान कितना होता है, μs(r). अब r कितना है, तो देखिए r होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जिसको हम r से भी लिखते हैं और n से भी। नीचे कौन सा बल लगता है आपको पता है, भार बल लगता है। तो अभी ये पिंड है वो ना तो नीचे धस रहा है ना ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल r है वो mg को क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। तो फिर इसका क्या होगा, तो इसका होगा μs(r), यदि संतुलित कर रहा है तो इसका मतलब है कि r का मान mg के बराबर है, तो μs mg हो जाएगा। तो μs का मान कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, इंटू द्रव्यमान का मान 1 है। अभी g का मान आपको नहीं बोला है कि कितना दिया हुआ है, तो हम g का मान गणना को आसान बनाने के लिए 10 ले लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान।
तो ये आएगा कितना न्यूटन, 2 न्यूटन। तो यानी कि स्थितिज घर्षण बल का अधिकतम मान है या सीमांत घर्षण है, उसका मान कितना आ गया, 2 न्यूटन आ गया। अब आपको स्थितिज घर्षण बल के बारे में समझना चाहिए कि स्थितिज घर्षण होता क्या है, कि वो कब तक आप जब भी किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो जैसे मान लो आपने 1 न्यूटन बल लगाया इधर, तो इधर भी अगर वस्तु गति नहीं कर रही है तो इसका मतलब इधर यदि 1 न्यूटन आरोपित बल लगाया है तो इधर भी कितना न्यूटन बल पैदा हो गया, घर्षण 1 न्यूटन। वो कौन सा बल होगा, वो स्थितिज घर्षण। मतलब गति घर्षण तो जब आएगा जब वस्तु क्या करने लग जाएगी, गति करने लग जाएगी। तो और जो स्थितिज घर्षण बल होता है वो स्वतः समायोजित बल होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। यानी कि स्थितिज घर्षण बल अपने आप को जो आपने आरोपित बल लगाया है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। एडजस्ट करने का मतलब है कि अगर ये आपने 1 न्यूटन लगाया है और स्थितिज घर्षण बल का अधिकतम मान कितना है, 2 न्यूटन, इसका मतलब है कि जब तक आरोपित बल का मान, इसका मान, आरोपित बल का मान किसके बराबर ना हो जाए, स्थितिज घर्षण बल के अधिकतम मान यानी कि एफएस मैक्सिमम के बराबर नहीं होगा, तब तक वस्तु क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। और तब तक ये बल एडजस्ट करता रहे। मतलब यदि मैं कहूं, अब आपको ये तो पता ही चल गया कि स्थितिज घर्षण बल का अधिकतम मान कितना है, 2 न्यूटन, यानी कि ये बाउंड्री है अब ये। अब अगर आपने 5.5 न्यूटन बल लगाया है तो इधर भी कितना लगेगा, 0.5। अगर आपने 1 न्यूटन लगाया तो भी इधर कितना लगेगा, 1 न्यूटन। अगर आपने 1.5 न्यूटन लगाया तो भी इधर 1.5, यानी कि 1.99 न्यूटन तक बल अगर आप इधर लगा रहे हैं तो इतना ही बल इधर पैदा होता जाए, क्योंकि बाह्य बल जो बाह्य आरोपित बल है उसके हिसाब से स्थितिज घर्षण बल अपने आप को क्या करता जाएगा, एडजस्ट करता जाएगा। तो एडजस्ट करता जाएगा, कब तक एडजस्ट करेगा, कि जब तक आपने आरोपित बल कितना नहीं किया है, 2 न्यूटन। अगर आपने आरोपित बल 2 न्यूटन से ज़्यादा कर दिया है तो फिर 2 न्यूटन से ज़्यादा होने मतलब आपने सीमांत घर्षण बल से जो इधर लग रहा था उससे ज़्यादा कर दिया है, फिर वस्तु क्या करने लग जाएगी, गति करने लग जाएगी। और गति करने लग गई, उसके बाद अगर आपको ये सवाल पूछा जाता, फिर आप जो घर्षण बल है वो गति घर्षण निकलता, वो निकलता म्यू के आर से। लेकिन अभी जो आरोपित बल का मान है वो स्थितिज घर्षण बल से क्या है, कम है, तो वस्तु स्थिर रहेगी। और उस टाइम तक जो स्थितिज घर्षण बल है वो बाह्य बल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा। तो आप सीधा समझिए कि आरोपित बल का मान 1 न्यूटन है जो स्थितिज घर्षण बल के अधिकतम मान से कम है। तो अगर कम है तो जितना इधर लग रहा है उतना ही इधर लगेगा। कब तक, 1.99 तक। अगर आपने 2.1 कर दिया उसके बाद इधर घर्षण बल है वो 2.1 नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि आपने सीमांत घर्षण बल के मान से ज्यादा बाह्य आरोपित बल कर दिया है, फिर वो एडजस्टमेंट नहीं होगी और फिर कौन सा घर्षण आ जाएगा, गति घर्षण आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा जो घर्षण बल है उसका मान कितना न्यूटन आएगा, 1 न्यूटन। और कौन सा घर्षण लगेगा, स्थितिज घर्षण बल। और वस्तु क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि जितना इधर लगा रहे उतना इधर एडजस्ट कर रहा है, तो परिणामी बल 0। तो ये होगा स्थिर अवस्था में। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 न्यूटन आ जाएगा। अगर आपका ये पहले वाला पेपर सोल्व किए हैं तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। आगे चलते हैं। चित्र में प्रदर्शित परिस्थिति पर विचार करें। तो चित्र में आपको क्या दिखाया गया है, एक गिरनी है जो उसके साथ गिरनी से 2 द्रव्यमान, एक द्रव्यमान इधर और एक द्रव्यमान इधर बांधा गया है, ठीक है। और इस द्रव्यमान M1 पर इधर बल लगाया गया F, और इस F का मान कितना दिया हुआ है, M2G/2। M2 किसका द्रव्यमान है, इसका, ये M2 द्रव्यमान है और ये कौन सा द्रव्यमान है, M1। लेकिन इस बल का मान है वो कितना है, M2G/2, यानी कि इस वस्तु के भार का आधा इधर बल लगाया गया है, ठीक है। यदि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये जो तार बांधा गया है इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो है A, यहाँ हम तनाव दिखाएंगे A, तथा इसका यंग गुणांक, तार है जिस भी धातु से बना उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना बताया भाई, तब तार में उत्पन्न विकृति है। और साथ में क्या लिखा है, तार हल्का है तथा कहीं भी कोई घर्षण नहीं है, यानी कि घर्षण बल कहीं भी मौजूद नहीं है, यानी कि घर्षण का कॉन्सेप्ट इसमें शामिल नहीं करना। तो आपको निकालनी है विकृति। तो
अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें इसी में बता रहा था कि ये आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हैं, गिरनी वाले ब्लॉक और गिरनी वाले। तो अब ये ब्लॉक और गिरनी भी है और साथ में यंग गुणांक का भी जिक्र हो गया, मतलब ये प्रत्यास्थता और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाले दोनों चैप्टर का मिक्सअप कर दिया है। तो 2 चैप्टर अगर आपको तैयार होते तब ये आप क्वेश्चन कर पाते। अलग अलग तो आपने किया हुआ है कि इसमें तनाव कैसे निकाल सकते हैं आप। तो अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ जो विकृति में क्या होता है, विकृति बराबर क्या होता है वो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो आपको पता है विकृति बराबर वाई बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति। वाई क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, यही होता है। तो विकृति बराबर क्या होगा, तो विकृति बराबर होगा प्रतिबल बट्टा में यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई, ये होगा। अब प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल होता है प्रत्यानयन बल बट्टा में क्षेत्रफल। अब यहाँ पे प्रत्यानयन बल कौन सा है, तो जैसे मान लो तार को बाहर नीचे खींच रहा है तो ऊपर की ओर क्या लग रहा है, तनाव। प्रत्यानयन बल भी यही होता है, स्प्रिंग को आपने खींचा तो आपने इधर आरोपित बल इधर लगाया तो स्प्रिंग के अंदर इस साइड में प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। तो मतलब यहाँ प्रत्यानयन बल की जगह आपको तनाव बल यूज करना है। तो प्रतिबल का सूत्र क्या होता है, प्रत्यानयन बल बट्टा क्षेत्रफल, प्रत्यानयन बल बट्टा क्षेत्रफल। लेकिन प्रत्यानयन बल की जगह कौन है, तनाव। क्षेत्रफल को लिखते हैं हम ए से। तो ये तो हो गया प्रतिबल का मान, बट्टा में क्या आएगा, वाई। तो यहाँ से जो विकृति आएगी ऑल ओवर वो कितनी आएगी, टी बट्टा में ए वाई। अब कुछ नहीं करना, आपको टी का मान ज्ञात करना है तनाव का। तो इतना काम तो करना था प्रत्यास्थता वाले चैप्टर से। अब तनाव ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त बल आरेख के डायग्राम बना के आपको तनाव का मान ज्ञात करना था। तो वो कैसे करेंगे, तो वो अपने आगे गणना कर लेते हैं उसकी। कि एक ब्लॉक ये है, इधर बल लग रहा है F, ये तार, ये गिरनी और ये ऐसे, और ये द्रव्यमान है M2, यही है, और ऐसे ही है, ठीक है। तो इसका भार बल किधर होगा, नीचे की ओर, वो कितना होगा, भार बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, ये होगा। इसका भार बल नीचे की ओर होगा M1G, क्योंकि ये द्रव्यमान कोण है M1 और ये M2, और ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगता है R। और इस डायग्राम में R का मान mg के बराबर है M1G के। क्यों है बराबर, क्योंकि ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे धंस रहा है, ठीक है। अब तनाव दिखाना है, तनाव किधर होता है, जिधर वस्तु बंधी होती है उसके दूर की तरफ, तो ये तनाव है। और जिधर वस्तु बंधी हुई, यहाँ से बंधी हुई इससे दूर की तरफ तनाव, तनाव सेम रहेगा, क्योंकि जो वितार है वो द्रव्यमान रहित है और घर्षण रहित है, यहाँ पर सारा सिस्टम गिरनी भी। तो हम दोनों जगह तनाव का मान क्या लेंगे, समान लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इस ब्लॉक पर जितना बल लग रहा है परिणामी बल वो निकालेंगे, और इस ब्लॉक पे जितना बल लग रहा है वो निकालेंगे। लेकिन F का मान आपको दिया हुआ है M2G/2, ये दिया। अब आप देखिए कि इधर तो लग रहा है M2G और इधर लग रहा है M2G/2। तो मैं मेरे हिसाब से मानूंगा कि ये वाला बल कम है और ये वाला बल ज़्यादा है, यानी कि ये ब्लॉक इधर आएगा नीचे, कितने त्वरण से आएगा, वो त्वरण मान लेते हैं A। ये ब्लॉक इधर आ रहा है नीचे और ये ब्लॉक इधर गति करेगा, इधर ही करेगा। तो हम पहले ब्लॉक की अगर समीकरण बनाए तो ये है M1, और इधर कितना बल लग रहा है F, और इधर कितना बल लग रहा है T, और ये त्वरण कितना है इसका A। तो परिणामी बल कितना है, तो परिणामी बल है M1A। इस पे परिणामी बल कैसे निकालते हैं, परिणामी बल द्रव्यमान गुणा त्वरण, और वो कैसे निकालेंगे हम, 2 बल दिए हुए हैं, कितने बल, 2। तो अब ये इधर जा रहा है ब्लॉक, तो मतलब T ज़्यादा है और F कम है, तभी ये इधर जा रहा है। तो T माइनस क्या कर देंगे F, और F का मान कितना है, F का मान है M2G/2। तो ये लिख देंगे M2G/2 कर देंगे, ठीक है। अब इस दूसरे वाले पे करेंगे, तो दूसरे वाले में तनाव ऊपर की ओर है और नीचे की ओर भार बल है कितना, M2G, और ये नीचे आ रहा है त्वरण A से, तो इसका परिणामी बल कितना होगा, M2A बराबर, अब क्या है, नीचे आ रहा है तो मतलब दोनों बल विपरीत दिशा में है, तो नीचे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, विपरीत दिशा वाले बल घटाते हैं परिणामी बल ज्ञात करने के लिए। लेकिन किस में से घटाना है, तो नीचे आ रहा है, इसका मतलब नीचे वाला बल ज़्यादा है और ज़्यादा वाले बल में से कम वाला बल क्या कर देंगे, घटा देंगे, ये। अब ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, इनको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये T प्लस का और ये T माइनस का ये कट जाएगा,
ये दोनों कट जाएंगे, और M1A और M2A दोनों ही प्लस के हैं तो ये आएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा ए, तो ये M1 प्लस M2A आ जाएगा। और इधर क्या आएगा, इधर देखो ये है एक M2G और ये आधा M2G, तो आधा M2G बच जाएगा प्लस का। किसका बचेगा, आधा M2G प्लस का, तो M2G/2 बच जाएगा। तो त्वरण कितना आएगा, तो त्वरण आएगा A बराबर M2G/2 और M1 प्लस M2, ये आ गया त्वरण। लेकिन हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए तनाव। क्या चाहिए, तनाव। अब आप देखिए कितना लेंथी प्रश्न हो गया ये, तो वैसे ही आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। तो ये त्वरण आ गया है। अब आपको चाहिए तनाव, तो आप किसी भी एक समीकरण में, चाहे इस समीकरण में चाहे इस समीकरण में, ये त्वरण का मान रख के आप ये मान निकाल सकते हैं। किसका मान, तनाव का। तो चॉइस आपकी है कि आप कौन से का मान रख के निकालते हैं। तो अपने क्या करेंगे, इसको समीकरण जो एक है, समीकरण एक में मान रख देंगे। किसका मान, ए का। तो देखो एक क्या है, M1A का मान। अब यहाँ मैं ए का मान रख रहा हूँ। ए का मान कितने हैं, M2G बट्टा में M1 प्लस M2, और साथ में क्या है 2, और उधर क्या है, उधर है T माइनस M2G/2। ये है, आपको तो तनाव चाहिए। तनाव के लिए क्या करेंगे, आप इसको इधर भेज देंगे, तो क्या आएगा, T बराबर M1 M2G बट्टा में 2 M1 प्लस M2 और प्लस में M2G/2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, तो M2G/2 इसमें भी और M2G/2 इसमें, तो दोनों में M2G/2 कॉमन आ जाएगा। M2G/2 कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा M1 बट्टा में क्या बचेगा, M1 प्लस M2, और यहाँ कितना बचेगा, 1। यहाँ कितना बचेगा, 1। तो यहाँ से जो तनाव आएगा कुल मिला के वो आएगा M2G बट्टा में 2, और फिर लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा M1, और M1 प्लस M2 लघुत्तम आएगा तो ये आएगा M1 प्लस M2। फिर लघुत्तम आएगा तो ये इसके साथ इसके पोर्शन में आ जाएगा M1 प्लस M2 बट्टा में M1 प्लस M2। तो कुल मिला के तनाव आएगा M2G, और M1 और M2 कितना हो जाएगा, 2M1, M1 प्लस M1 2M1, और ये M2 बट्टा में क्या आएगा, 2M1 प्लस M2। ये तनाव का मान आ गया। ये किसका मान आ गया, तनाव का। तो ये मान हम अब वहाँ पे रख देंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब यहाँ तक आप करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से, फिर ये वहाँ पे मान रख देंगे। तो कितना मान आएगा, ये आएगा विकृति बराबर M2G बट्टा में 2AY और 2M1 प्लस M2 बट्टा में M1 प्लस M2। ये जिसमें ऑप्शन में है वही आंसर सही हो जाएगा। तो M2G 2M1 प्लस M2 और 2AY M1 प्लस M2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे कर देंगे इसको। तो अब आप देख लीजिए, इतना लंबा क्वेश्चन था ये। इसके लिए आपको अपना फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और सुधारने पड़ेंगे। फिजिक्स के नहीं, थोड़ी सी मैथ भी सुधारनी पड़ेगी अपने को। मैथ भी यूज करनी पड़ेगी आप ढंग से। आगे चलते हैं। अब ये है तीसरा प्रश्न, द्रव कोशिका, ये कैसिका है, यानी केस नली का प्रश्न आ गया। जबकि शुरू में टेस्ट हम देते थे, बच्चे बोले कि सर पश्च तनाव है, केस नली है, वो एग्जाम में नहीं है। मैं पहले सिलेबस जो 2017 वाला देखा था उस हिसाब से दे दिया था। बाद में देने बंद कर दिए थे प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न अब दे दिया है। उत्थान के लिए अभिकथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन है, जब अपर्याप्त लंबाई की केशिका नली को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव बाहर नहीं निकलता है। तो
जब केस नली को अपने किसी द्रव में डुबोते हैं, द्रव ऊपर की ओर चढ़ जाता है, उसे हम बोलते हैं केशिकात्व। और कुछ में द्रव नीचे गिर जाता है, वो डिपेंड करता है कि द्रव कौन सा है। तो इसमें क्या कहा कि केस नली को डुबोया पूरी को और द्रव ऊपर चढ़ गया। मान लो केस नली है 1 मीटर की और मान लो द्रव चढ़ गया कितना, 800 मतलब 0.8 मीटर तक। अब हमने कहा कि इस केस नली को तोड़ दिया, केस नली होगी आधी, तो आपके हिसाब से 0.8 तो चढ़ना ही चढ़ना है, और 0.8 चढ़ेगा तो अब ये केस नली कितने की है, खुद ही 0.5 मीटर की है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भी 0.8 चढ़ना है तो फिर द्रव बाहर निकलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता, द्रव कभी भी बाहर नहीं निकलेगा केस नली से। क्यों? क्योंकि केस नली में जो द्रव स्तंभ की ऊंचाई है, वो जो केस नली में जो द्रव है उसकी त्रिज्या के क्या होती है, व्युत्क्रमपाती। क्या होती है? व्युत्क्रमपाती। यानी कि आप ऐसे समझिए कि हाइट कम हो रही है इसमें। अब इसमें हाइट क्या चढ़ेगी? कम, क्योंकि पहले 0.8 चढ़ रही है, अब क्या चढ़ेगी? 0.5 से कम चढ़ेगी, क्योंकि बाहर तो निकलना नहीं है, या 0.5 तक ही चढ़ेगी, लेकिन द्रव बाहर नहीं निकलेगा। तो मतलब हाइट कम हो गई। हाइट कम होगी, इसका मतलब आर का मान क्या हो गया? बढ़ गया। अब आर कौन सा है? तो आर ये हैं वो, आपने केस नली पढ़ा होगा, केस नली के जो द्रव जो भी चढ़ा है उसका ऊपर से आप देखेंगे तो उस द्रव की आकृति या तो अवतलाकार होगी या उत्तलाकार, यानी कि नवचंद्रक बनता है चांद जैसा। उस नवचंद्र की आकृति है, उसकी त्रिज्या कितनी है? आर। तो वो उस हिसाब से मतलब हाइट कम करनी है, हाइट कम हो गई केस नली की, तो मतलब त्रिज्या के मान को क्या कर दिया है? बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। या यूं कहें कि ये एच और आर इधर आएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट। एच गुणा आर का मान क्या रहता है? नियतांक या नियत रहता है। तो इसका कारण क्या दिया? तो बाहर नहीं निकलेगा, ये अभिकथन सही है। कारण क्या है? नवचंद्र की त्रिज्या और केस का नली में द्रव की ऊंचाई का गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है, तो एच और आर का गुणा क्या रहता है? नियत रहता है। तो मतलब कारण भी इसका क्या है? सही है, क्योंकि एच के हिसाब से आर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो अभिकथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ये क्वेश्चन यूएसएस में दिया हुआ है, कारण और अभिकथन में। आप अगर आपके पास यूएसएस की बुक है तो उसमें दिया हुआ है। आगे चलते हैं। एक कण एक सरल रेखा OX के अनुदिश गति करता है। किसी समय t पर कण की बिंदु O से दूरी x इस तरह दी जाती है। तो x का समीकरण दिया हुआ है 40 + 12t - t क्यूब, यानी कि x समय का फलन है, यानी कि x दूरी के साथ टाइम के साथ बदल रहा है। दूरी टाइम के साथ बदल रही है, इसका मतलब है वस्तु गतिशील है। जहां t सेकंड में तथा x मीटर में विराम में आने से पहले कण के द्वारा तय की गई दूरी। विराम में आने का मतलब होता है कि उसकी चाल या वेग कितना हो गया है? 0 हो गया। तो मतलब आपको x दिया हुआ है तो आपको चाल निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? चाल। तो आप इस डायग्राम को कैसे लिखेंगे? एक सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहा है, ये पॉइंट है O, और प्लस x दिशा में, यानी कि O से किधर जा रहा है? x की तरफ। और किसी समय पर जो x की समीकरण आपको दी हुई है, वो दी हुई है xt बराबर 40 + 12t - t²। मैं पूछूं कि प्रारंभिक कण कहाँ है? प्रारंभिक कण मतलब O पर ही था या O से कोई आगे है, वो देखना होगा। तो प्रारंभ के लिए आप t का मान कितना रख देंगे? 0। तो x 0 यानी कि t का मान 0 रखेंगे, तो 40 + 12 गुणा 0 - 0 की कितनी है? क्यूब है। तो ये x 0 कितना आएगा? यानी कि ये कण है वो एक्चुअल में O पर नहीं है, ये O से कितनी दूर है? पहले से ही 40 मीटर है। कितना मीटर है? 40 मीटर। आप ये बात समझ गए। और अब आपको निकालना है, क्योंकि आपसे कहा है विराम में आने से पहले, तो विराम में आने के लिए आपको किसके फॉर्मूला निकालना पड़ेगा? v का। तो v कैसे निकालेंगे? तो जो x दिया हुआ है उसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, dx/dt। v बराबर d/dt। x का मान कितना है? 40 + 12t - t की क्यूब। तो क्या आएगा? तो 40 का अवकलन कितना होता है? 0 हो जाता है। 12t का क्या हो जाएगा? 12, और माइनस t की क्यूब का क्या होगा?
3 आगे आएगा और 3 में से एक पावर कम कर दो, कितना हो जाएगा 2। तो v बराबर आएगा 12 माइनस 3t²। तो मतलब इससे क्या होगा, आप इसका फायदा क्या है, विराम में कब आएगा, मतलब वो टाइम मिल जाएगा आपको। कैसे, विराम में आने के लिए v का मान कितना होगा, विराम में आने का मतलब v बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ जो v है उसका मान कितना कर देंगे 0। तो 12 माइनस 3t² बराबर कितना है 0। तो 3t² को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर 12। तो t² बराबर कितना आएगा 12 बट्टा में 3। तो t² बराबर आएगा 4। t बराबर कितना सेकंड आएगा 2 सेकंड। यानी कि वस्तु 2 सेकंड के बाद ही विरामावस्था में आ जाएगी। वस्तु कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद। लेकिन वो 2 सेकंड में चलेगी तो सही, वो दूरी कितनी होगी, तो अब वो दूरी हम वापिस इसी समीकरण में t का मान कितना रख देंगे 2। तो x जो 2 आएगी वो कितनी आएगी 40 प्लस 12t माइनस t का मान कितना रखना है 2 माइनस 2 की क्यूब। तो 40 प्लस 24 माइनस 8, तो ये आएगा 56 मीटर। तो मतलब ये पहले यहाँ थी 0 पे और फिर ये यहाँ पे पहुँच गई। तो 56 पे, तो ये 40 पे थी और कहाँ पहुँच गई 56 में। तो प्रारंभ मतलब t बराबर 0 पे 40वें मीटर पे थी और t बराबर 2 सेकंड पे रुक गई, यानी कि यहाँ पे वेग कितना हो गया 0। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो जो तय की गई दूरी है, तय की गई दूरी कितनी है, वो है x2 में से x0 यानी कि प्रारंभ वाला बिंदु घटा देंगे तो कितना आएगा ये 56 माइनस 40 बराबर 16 मीटर। अब देखो इस सवाल में बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए हैं कि बहुतों ने ये आंसर दिया है 56 मीटर। कितना मीटर, 56 मीटर दिया आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा 16 मीटर आएगा। हमारे हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा 16 मीटर। नॉर्मली इससे पहले सवाल पूछा हुआ ऐसा, लेकिन उसमें यह पूछा था कि विराम में आने में कितना टाइम लगेगा, मतलब यहीं तक पूछा गया था। अब की बार थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। आगे चलते हैं हम। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 300 फेरे हैं। तो ट्रांसफार्मर आपको पता है उसमें 2 कुंडलियां होती है, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीय कुंडली। तो ये है प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल, यानी कि ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है। यहाँ पर आरोपित वोल्टता मैं VS से लिखूंगा और ये आउटपुट प्राप्त हो रहा है VP लिख देता हूँ। प्राइमरी कॉइल पर जो विभवांतर है वो VP है और इस पे विभवांतर है वो VS है। और यहाँ जो धारा वेरी है वो मैं मानूंगा IP और यहाँ धारा वेरी है वो IS। और यहाँ फेरों की संख्या यानी प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या वो है NP और ये है NS। ये है। तो ट्रांसफार्मर के लिए संबंध होता है VP बट्टा में VS बराबर होता है NP बट्टा में NS। लेकिन धारा व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि VP के सामने क्या आएगी IS और VS के सामने क्या आएगी IP। ये संबंध होता है ट्रांसफार्मर में इन। और ये संबंध आया कैसे है, तो हम ये मानते हैं कि निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति दोनों क्या होती है बराबर। इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होती है बराबर होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर की कंडीशन लेके हम ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और इसमें यही फॉर्मूला लागू होगा। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यानी कि NP का मान कितना दिया आपको 300 फेरे। द्वितीय कुंडली यानी कि NS सेकेंडरी कॉइल में कितने हैं 75। द्वितीय कुंडली में धारा का मान कितना है, द्वितीय कुंडली सेकेंडरी कॉइल में धारा है वो 20 एम्पियर है। तो प्राथमिक कुंडली में धारा ज्ञात करनी है। तो ये जो संबंध है 3 राशियों का है, लेकिन आप अपने फायदे के हिसाब से कोई भी 2 राशियां एक साथ बराबर में लेके काम कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से NS NP IS और IP ये हैं, इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, यानी कि IS बट्टा में IP बराबर आएगा NP बट्टा में NS। तो IS का मान कितना है 20, IP का मान तो आपको ज्ञात करना है बराबर NP का मान कितना है, तो NP का मान है प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या 300 बट्टा में NS का मान कितना है 75। तो ये काटेंगे तो ये आएगा 4, IP को उधर भेज दो और 4 इधर 20 के बट्टा में आ जाएगा। तो ये आएगा IP का मान कितना एम्पियर आएगा, IP का मान आएगा 5 एम्पियर। कितना एम्पियर 5 एम्पियर।
ये आपको ट्रांसफार्मर जब आप पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आएगा। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, वोल्टेज को अप डाउन करने के काम में आता है या धारा को भी अप डाउन करने के काम में आता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के टॉपिक से लिया गया ये। मैग्नेटिज्म से ये एक ही क्वेश्चन आया है बस। क्वेश्चन लगभग 12वीं में 12 आए हैं, 11वीं के 13 क्वेश्चन आए और ग्रेजुएशन के 15, उसमें से 4 क्वेश्चन क्वांटम के आए। संरक्षी और असंरक्षी बलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संरक्षी, तो संरक्षी और असंरक्षी बलों के बारे में आप जानते हैं। संरक्षी बल कौन से होते हैं, असंरक्षी बल कौन से होते हैं। संरक्षी बलों के द्वारा संपूर्ण पथ में किया गया कार्य 0 होता है संपूर्ण बंद पथ में, जबकि असंरक्षी में नहीं होता। संरक्षी बलों में अधीन किया गया कार्य गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है या स्थितिज ऊर्जा में ऋणात्मक परिवर्तन के बराबर होता है, वगैरह वगैरह। यदि कोई बल यांत्रिक ऊर्जा ई में परिवर्तन करता है तो वह बल असंरक्षी है। आपने यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है। किसका संरक्षण का नियम? यांत्रिक ऊर्जा। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहता है? नियत रहता है। गतिज ऊर्जा परिवर्तन प्लस स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन बराबर कितना होता है? 0। यानी कि कोई कण है, उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जोड़ दो, फिर आपने उसको कहीं भी गति करने के लिए छोड़ दिया, तो बाद में मान लो पहले जो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग अगर 5 जूल है तो बाद में कितना जूल रहेगा? 5 जूल रहेगा। ये है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। लेकिन ये संरक्षण का नियम कब लागू होगा? जब बल कैसा हो? संरक्षी बल। कैसा हो? संरक्षी बल है, तब तो ई क्या रहेगा? नियत। और अगर असंरक्षी बल है, असंरक्षी बलों के लिए ई का मान नियत नहीं है। ई कैसी होगी? परिवर्ती। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो ये बात सही है। असंरक्षी बल है तो यांत्रिक ऊर्जा ई में परिवर्तन करता है। कौन सा बल? असंरक्षी बल। क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कॉन्सेप्ट ही किस पर आधारित है? संरक्षी बलों के अधीन आधारित है। किसी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, तो संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? गतिज ऊर्जा परिवर्तन या स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक के बराबर होता है। ये होता है जुड़ी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आपका पढ़ा हुआ है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही है। इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। द्रव्यमान m का एक कण रखा गया है। अब इस प्रश्न को अगर बच्चे ने, क्योंकि बायोलॉजी पहले ही पढ़ ली होगी, इसको पढ़ा है तो उसको तो ये समझ में कि m द्रव्यमान का कण कहाँ रखा गया है। और फिर ऑप्शन में मतलब यहां तक पढ़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा करना क्या है ये यहां तक। फिर जब आप ये लाइन पढ़ेंगे कि भाई हाँ गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण बताना है क्रम में, ये देखो आप, तो इसको कैसे करेंगे अपने? m द्रव्यमान का कण रखा हुआ है, किस किस पे रखा हुआ है? एक तो गोलाकार कोश के अंदर, एक समान गोलाकार कोश के अंदर केंद्र पर, और द्रव्यमान m के एक समान गोलाकार के कोश के बाहर, और ये भी एक समान ठोस गोले के बाहर। मतलब 4 जगह रखे हुए हैं और चारों पर आपको गुरुत्वाकर्षण बल का मान कैलकुलेट करना है। फिर बताना है कि सबसे कम किस में, उससे ज्यादा किस में और उससे ज्यादा किस में, ये बताना है आपको। तो इसके लिए आप डायग्राम बना लेते तो आसान रहता। पहला क्या है कि इस m द्रव्यमान के कण को, इस m द्रव्यमान कण को मैं दिखाऊंगा, ये m द्रव्यमान का कण है। द्रव्यमान m के एक समान गोलाकार कोश के अंदर, गोलाकार कोश मतलब एक खोखला गोला है, उसके अंदर रखा हुआ है, लेकिन केंद्र पर नहीं है। तो ये है केंद्र, सेंटर, और ये वो कण है m द्रव्यमान का, और इसका द्रव्यमान कितना है? कैपिटल M है। ये जो गोलाकार कोश है इसका मतलब खोखला गोला है अंदर से। और अंदर क्या होता है? अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र 0 होता है, और गुरुत्वीय क्षेत्र 0 तो अंदर गुरुत्वाकर्षण बल भी कितना होगा? 0 होगा। मतलब इस गोले, इस m द्रव्यमान की वस्तु और बड़े वाला जो गोला है उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? 0, क्योंकि अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है। दूसरा डायग्राम बनाएं अपने, तो दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो हम कहेंगे कि गोलाकार के केंद्र पे रखा हुआ। अब केंद्र पे रखा हुआ तो क्या है? केंद्र पे भी रख दो आप, तो भी गुरुत्वीय क्षेत्र कितना है? 0 है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र 0 है। अब गुरुत्वीय क्षेत्र दिया हो तो बल कैसे निकालते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल
उस द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुरुत्वीय क्षेत्र 0 है तो यहाँ पर भी बल कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों में बलों का मान, यानी कि एफ फर्स्ट और एफ सेकंड दोनों में क्या है, बल बराबर है। किसके बीच का बल, जिस द्रव्यमान को रखा है और जहां रखा है वो पिंड के बीच में। तो अगर गोलीय कोश के अंदर है, गोलाकार कोश के अंदर है, तो गुरुत्वाकर्षण बल उस कण के ऊपर कितना होगा, 0 होगा, कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है। द्रव्यमान m के एक समान गोलाकार कोश के बाहर, अब की बार जो है ये गोलाकार कोश है और ये इसका केंद्र है, इससे बाहर r दूरी पे रखा हुआ है ये m द्रव्यमान का, तो कितना होगा बल, वो होगा F बराबर, अब ये गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लग जाएगा, G बड़ा M छोटा m, ये बड़ा M है और ये छोटा m है, बट्टा में दूरी r का स्क्वायर, ये होगा F थर्ड। ठीक है। अब निकालना आपको F4। F4 कितना होगा, तो F4 कैसे निकालेंगे, तो F4 क्या है, F4 में ठोस गोला है, ये कैसा गोला है, ठोस गोला। इसके केंद्र से अब की बार कितनी दूरी पर है, 2r दूरी पे, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, तो ये तो बड़ा M द्रव्यमान है और ये छोटा m, तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, G बड़ा M छोटा m बट्टा में दूरी का स्क्वायर, लेकिन अब की बार दूरी कितनी है, 2r स्क्वायर, कितनी है, 2r स्क्वायर। तो जो F4 है, जो चौथी कंडीशन है, उसमें बल कितना आएगा, वो आएगा G बड़ा M छोटा m बट्टा में 4r स्क्वायर। ये मान किसका है, ये मान हमें मान लेता हूं, मानना क्या है, ये जो पीछे वाला है उसका मान है, ये किसका मान, F थर्ड का। तो मतलब चौथा है वो F थर्ड, यानी कि तीसरी कंडीशन वाले बल का कितना है, 1/4 है। तो मतलब F चौथा इसका 1/4 है, मतलब अगर ये 100 है तो ये 25 ही है। अगर ये F थर्ड का मान कितना है, 100 है, मान लो कितना है, 100, तो ये वाला सिर्फ कितना है, 25 है। तो अब देखिए भाई, इनका दोनों का मान है कुछ, थर्ड वाले और फोर्थ वाले में मान है दोनों का, लेकिन पहले वाले दोनों में क्या है, 0 है। तो सबसे पहले कौन कम में होगा, F और सेकंड दोनों का 0 है, यानी कि F फर्स्ट और F सेकंड दोनों का मान बराबर है, लेकिन इन दोनों का ही मान तीसरी और चौथी कंडीशन से कम है। अब सबसे ज्यादा किसका होगा, तो देखो सबसे ज्यादा मैंने कहा कि इन दोनों की तो बात ही खत्म होगी, 0-0 है ये। तो अब तीसरे और चौथे में बात करें तो तीसरे का बल ज्यादा है किससे, चौथे से। तो आपको बढ़ते हुए क्रम में चलना है, तो इनसे ज्यादा कौन है, चौथा, और सबसे ज्यादा कौन है, तीसरी कंडीशन का बल सबसे ज्यादा है। तो पहले और दूसरे में क्या है, 1 और 2 पर समान है, फिर कौन आएगा, चौथा, और फिर कौन आएगा, तीसरा। तो ये इसका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। इस प्रकार करना था। आप देखो गुरुत्वाकर्षण बल में भी आप देख लो कैसा क्वेश्चन बनाए पेपर बनाने वाले ने, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर ये आपको पूरा क्लियर होता ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो मेरे को समझाने में इतना टाइम लगेगा, लेकिन जिसको पता है कि ये 2r आ गया तो बट्टा में 4 आएगा तो ये बल कम ही होगा, तो फटाफट अंदर पता होता है कि गुरुत्वीय क्षेत्र 0 तो बल 0 है, तो मतलब 1 मिनट का काम था। लेकिन अब इसमें बात यह है कि जब हमने बायो वाला देखा, केमिस्ट्री वाला देखा कि कूट कूट प्रश्न आ रखे हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया। और फिजिक्स को वैसे भी बच्चे 5-10 क्वेश्चन वाली सब्जेक्ट मानते, ज़्यादा करते भी नहीं है। उस वजह से जिसने ये सोचा था कि 5 यूनिट करके कर देंगे, हालांकि हमने भी आइडिया दिया था कि थोड़ी बहुत पढ़ लो, लेकिन 5 यूनिट पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन हुए नहीं है। आगे चलते हैं। अपने केंद्र से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के परितः घूर्णन करती पतली एक समान छड़ का जड़त्व गुण I है। तो एक छड़ है अपने तल के लंबवत, तो तल के लंबवत ये होगी, इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण कितना दिया हुआ है, I। इस छड़ की लंबाई कितनी है, L है। तो L लंबाई की छड़ है और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं कितना है, M। तो जो जड़त्व गुण I का मान होता है वो कितना होता है, ml² बट्टा 12 होता है। ये निकालना होगा आपको। एक समान छड़ जड़त्व गुण I और I का मान कितना था, हमने पढ़ा हुआ है ज्यामितीय आकृतियों में। यदि उस छड़ को एक बल्ले के रूप में मोड़ा जाए, अब कह रहा है कि इस छड़ से क्या बना दिया, एक बल्ले, यानी कि एक चूड़ीदार कड़ा बना दिया, इसका ऐसे कर दिया। अब ये बल्ले बना दिए इसे, मान लेते हैं इस बल्ले की कितनी त्रिज्या है, r। तो मतलब ये लंबाई तो L ही है, लेकिन अब L किस के रूप में, जो लंबाई है वो किस में कन्वर्ट हो गई, अब
परिधि के रूप में। किसके रूप में? परिधि के रूप। तो लंबाई एल है और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो यहाँ से आर का मान निकालना हो कितना? एल बटा 2 पाई। ठीक है, वलय के रूप में मोड़ जाता है और इसके व्यास के परित है। तो वलय के व्यास के परित है, ये व्यास हो गया। इसके सापेक्ष जड़त्व गुण है वो कितना दिया हुआ है? आई डैश। और वैसे होता कितना है वलय के सापेक्ष जड़त्व गुण व्यास के सापेक्ष? वो होता है एम आर स्क्वायर बटा 2। लेकिन आपसे पूछा क्या है? आई बट्टा में आई डैश पूछा है। अब मैंने क्यों निकाला है आई और आई डैश? क्योंकि सीधा आई बट्टा आई डैश तो दिया ही हुआ, आई बट्टा आई डैश निकालो क्या, इसलिए आई का फॉर्मूला एम एल स्क्वायर बट्टा 12 और आई डैश का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर बट्टा 2। अब आर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसमें एल है और इसमें क्या है? आर। लेकिन आपके मान में कहीं भी एल और आर नहीं है। इसका मतलब है कि या इस आर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एल में, ताकि जब ये आप एक दूसरे में भाग देंगे तो एल से एल क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना आएगा? एम एल का मान कितना है? आर का मान वो है एल बट्टा 2 पाई का होल स्क्वायर। बट्टा में कितना है? 2। ये आएगा एम एल स्क्वायर बट्टा में 2 गुणा में 4 पाई स्क्वायर। ये आएगा एम एल स्क्वायर बट्टा में 8 पाई स्क्वायर। ये आएगा आई डैश। ऐसा प्रश्न बुक में करवाया हुआ है आपसे, आप ये प्रश्न आया भी हुआ है पहले से। तो क्या आएगा? आई बट्टा में आई डैश वो आएगा आई बट्टा, मतलब आई का मान कितना है? एम एल स्क्वायर बट्टा 12 और आई डैश का मान कितना है? एम एल स्क्वायर बट्टा में 8 पाई स्क्वायर। तो ये आएगा एम एल स्क्वायर बट्टा में 12। ये नीचे वाले संख्या उल्ट की गुणा में करेंगे तो उल्टा हो जाएगी, यानी कि 8 पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और एम एल स्क्वायर नीचे आ जाए। तो ये इसे कट जाएगा, ये 4 के पाड़े से कटेगा, 3 और ये 2, नहीं सॉरी 2 ये और ये 3। तो ये आएगा 2/3 पाई स्क्वायर। आई बट्टा में आई डैश का मान आएगा 2/3 पाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सी होगा। ये आसान प्रश्न था, ऐसा प्रश्न आया हुआ है पहले, और जिसने बुक पढ़ी है उसको ये प्रश्न मिल भी जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये प्रश्न देखिए आप, एक बल F बराबर -k और y i k प्लस x j k, जहां k एक धनात्मक स्थिरांक है, एक्स वाई तल में गतिमान एक कण पर कार्य करता है। एक बल है, एक कण पर लग रहा है और उस बल का मान ऐसा दिया हुआ है। कैसा? ऐसा। ऐसा का मतलब है कि बल का जो मान है एफ वेक्टर बराबर है वो माइनस का के वाई आई के प्लस एक्स जे के, यानी कि बल का मान नॉर्मली आपने बल पढ़ा होगा एफ बराबर -kx या एफ बराबर -k वाई, यानी कि वो एक ही दिशा में विस्थापन पर निर्भर करता है। लेकिन अब की बार x पर भी निर्भर कर रहा है और y पे भी निर्भर कर रहा है। बताओ, ऐसा बल है। एक्स वाई तल में गतिमान है, एक कण पर कार्य करता है। मूल बिंदु से शुरू करते हुए कण को धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश, अब देखो आप इसमें निर्देश तंत्र बना लेंगे। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। इधर होता है, इधर कौन सा कैप होता है? आई कैप, और इधर जे कैप। ये डायरेक्शन जे कैप होती है। तो कण को मूल बिंदु से शुरू किया और किधर लेके गए? पहले लेके गए कण को एक्स अक्ष के अनुदिश चलाया गया, मतलब ये एक्स अक्ष के अनुदिश इधर ही चलाया गया और यहाँ लाके छोड़ दिया। और इसके निर्देशांक कितने हैं? a,0। ऊपर नहीं लेके गए क्योंकि वाई अक्ष का निर्देशांक कितना है? 0। उसके बाद क्या है? ले जाया जाता है और फिर वाई अक्ष के समांतर। अब वाई अक्ष ये इसके समांतर, मतलब ऐसे ले जाया जाएगा, समांतर ले जाया जाता है। और कहाँ तक ले जाया जाता है? ऐसे बिंदु पर जहां पर निर्देशांक कितने हो जाते हैं? a, a। तो a तो ये पहले से था और ऊपर भी कितना ले गए? a। अब कार्य पूछा है, इसकी गणना हम 2 चरणों में करेंगे कि पहले जब यहां से यहां तक गया तो कार्य किया W1 और यहां से यहां तक गया तो कार्य कितना किया है? W2। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो ये मान लो O से A है और ये B है, तो O से A तक बल कितना होगा? अब बल का इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन ये x और y में से कोई एक ही काम आएगा। x डायरेक्शन में तो बल का कौन सा घटक काम आएगा? x घटक। और y घटक कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि y का निर्देशांक कितना है? 0 है। तो जो बल आएगा वो आएगा F वेक्टर बराबर -k
0 आई कैप प्लस ए जे कैप। एक्स का मान कितना रख देंगे, तो ये आएगा एफ वेक्टर बराबर माइनस का के ए जे कैप। विस्थापन कितना है, विस्थापन कैसे निकालेंगे, तो विस्थापन में वही विस्थापन निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी दूरी तक गया, ये एक्स दिशा में गया हुआ है, तो एक्स दिशा में गया, कितनी दूरी गया है, तो विस्थापन का परिमाण तो है ए, और कौन सी दिशा में गया है, दिशा दिखा देंगे आई कैप, तो ये विस्थापन है। अब कार्य निकालेंगे, तो कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन का कौन सा गुणनफल होता है, अदिश गुणनफल। तो W1 बराबर क्या आएगा, बल कितना है, बल का मान है माइनस के डॉट के ए जे कैप, सॉरी जे कैप डॉट आएगा बिंदु गुणनफल, ये विस्थापन का परिमाण कितना ए आई कैप, तो माइनस का के ए गुणा में ए, तो ये सिंपल गुणा हो जाएगा। और ये आपको सिर्फ मान यही देखना है जे कैप डॉट आई कैप, अब ये याद होना चाहिए था आपको, जे कैप डॉट आई कैप। तो अदिश गुणनफल में एक जैसे एकांक सदिश हो, आई हो जे हो, तब तो उत्तर एक आता है, और अलग अलग हो तो उत्तर कितना आता है 0। तो ये आएगा पहला कार्य W1 का मान कितना आएगा 0। तो अभी कोई कार्य नहीं हुआ है, अब जो भी कार्य होगा उत्तर आएगा वो W2 से आएगा। तो अब W2 निकालना है, W2 कैसे निकालेंगे, अब कण को कहां से कहां लेके गए, ए से बी तक, वाई एक्स के समांतर चला है, एक्स बदला ही नहीं है, तो एक्स नहीं बदला है, तो मतलब एक्स जो पहले जितना बल लगना था एक्स डायरेक्शन में लग गया, तो मतलब इसमें आपको ये ट्रिक है कि आप जब बल का मान निकालेंगे तो कितना होगा, माइनस का के, और वाई की जगह कितना लिख देंगे, ए आई कैप, क्या लिख देंगे, ए का आई कैप, और प्लस में x का मान कितना है, x का मान है ए जे कैप, ये हो जाएगा। अब विस्थापन निकालना है, विस्थापन कितना हुआ है, तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, विस्थापन कितना होगा, ए जे कैप, कितना होगा, ए जे कैप। क्यों इधर लेके गए हैं, कौन से एक्स पे लेके गए हैं, वाई एक्स पे, यानी कि दिशा कौन सी है, जे कैप दिशा है, और परिमाण कितना है विस्थापन का, कितना है, ये यहां से यहां तक कितनी दूरी लेके गए हम, ए दूरी पे, तो परिमाण तो है ए और दिशा है जे, तो ये हो जाएगा। अब W2 निकालेंगे, तो वो आएगा एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, तो आएगा W2 बराबर एफ वेक्टर का मान है माइनस के ए आई कैप प्लस ए जे कैप, और डॉट में ए जे कैप। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो माइनस का, अब के भी अंदर गुणा कर रहा हूं, माइनस का के ए और ए जे, तो आएगा ए जे के ए आई कैप डॉट, यानी कि इसको इनको आपस में गुणा कर दिया, प्लस माइनस का के ए आई कैप, सॉरी जे कैप, और डॉट ए जे कैप, यानी कि इसको इसके साथ भी गुणा करना है, इसको इसके साथ भी गुणा करना है, इसको भी इसके साथ गुणा करना है, इसको भी इसके साथ गुणा करना है, तो दो टर्म बन जाएगी ना, इस ए आई के साथ के भी गुणा कर दिया, और ए आई के साथ ए जे भी गुणा कर दिया। इसी प्रकार प्लस में माइनस का के ए जे के साथ भी गुणा कर दिया, और ए जे के भी कर दिया। तो देखो ये आई गुणा जे है, आई डॉट जे आएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा सिर्फ ये माइनस का, कितना बचेगा, W2 बराबर माइनस का के ए गुणा ए, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और जे कैप डॉट जे कैप जो कितना होता है 1, तो W2 बराबर आएगा माइनस का के ए स्क्वायर, कितना आएगा, और यही टोटल कार्य हो जाएगा, W1 प्लस W2 करेंगे तो भी उत्तर कितना आएगा, माइनस का के ए स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होगा तीसरा नंबर आंसर, माइनस का के ए स्क्वायर। तो ये बड़े ध्यान से करना है, विस्थापन इधर है तो ए आई कैप, और इधर विस्थापन है तो ए जे कैप। और बल का मान अगर सिर्फ, क्योंकि अभी एक्स एक्स पे चला था, वाई का निर्देशांक 0 था, इसलिए इसमें बल कितना था, बल था के ए जे कैप, लेकिन इसमें क्या है, दोनों दिशाओं में बल हो गया ये, इसलिए दोनों निर्देशांक ए है ना, तो यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए, तो यहाँ बल का मान कुछ ऐसा लिया मैंने, ये बात ध्यान में रखनी है। तो मतलब सिंपल कार्य वाले में से मैं सिंपल सवाल नहीं पूछा है पूछने वाले में। आगे चलते हैं। m बराबर 2 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक एक क्षैतिज घर्षण युक्त सतह पर चित्रानुसार दिखाए बलों के प्रभाव में गतिशील है। सतह तथा ब्लॉक के मध्य गतिज घर्षण गुणांक म्यू के बराबर 0.20 है। सतह के कारण अभिलंब बल n का मान क्या होगा। अब देखो ये ब्लॉक है, इस पे एक बल इधर लग रहा है, एक बल लग रहा है नीचे की ओर बल लग रहा है, mg बल भी नीचे की ओर लग रहा है, और ऊपर की ओर लग रहा है ये बल n।
ये है n। इस n का मान आपसे पूछा है। तो अब देखो, अब बनाने वाले ने प्रश्न ये आसान बनाया, लेकिन उसने कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया कि ब्लॉक के सतह तथा ब्लॉक के मध्य घर्षण गुणांक म्यू के है। अब जब म्यू के दे दिया ना, तो फिर सारा हमारे दिमाग का सिस्टम ही चेंज हो गया। भी गतिज घर्षण दिया है, इसका मतलब है कि गतिज घर्षण वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें काम आ सकता है। तो फिर ये कैसे होगा? फिर आप हो सकता है गति घर्षण बल वाला सूत्र लगाने लगे होंगे, म्यू के आर होता है, मतलब गतिज घर्षण निकालेंगे ऐसे कि एफ के बराबर होगा म्यू के एन, और एन बराबर होगा एफ के बटा में म्यू के। तो फिर आप कहेंगे एफ के पता नहीं कैसे आएगा, तो एफ के निकालने के लिए हो सकता है कि फिर आपने कहा कि हम तो ये जितना ये है इधर से, तो फिर बहुत लंबा चौड़ा काम था। ऐसा कुछ नहीं था। आपको ये तो पता है कि ये ब्लॉक ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि ये ऊर्ध्वाधर दिशा में साम्यावस्था में, साम्यावस्था का मतलब है कि जितना बल नीचे लग रहा है उतना ही बल ऊपर लग रहा है। तो बस सीधे सी बात है, ऊर्ध्वाधर दिशा वाले बलों के हिसाब से उत्तर आ जाना चाहिए था। तो नीचे कितना बल लग रहा है पहले तो बताओ, ऊपर की ओर बल कितना एन, और अगर ये नीचे और ऊपर नहीं जा रहा है तो जितना बल नीचे ऊपर वाला बल इतने, यानी कि दोनों बल बराबर हैं। तो ऊपर की ओर बल बराबर है नीचे की ओर बल, बस यही इसका कॉन्सेप्ट था। तो एन बराबर नीचे की ओर बल कौन सा लग रहा है? एक तो लग रहा है mg और एक लग रहा है F3, यानी कि F3 प्लस में mg। तो n बराबर F3 का मान कितना है? 4 न्यूटन। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान जो कितना केजी है? 2। गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 लेना है, तो कितना आएगा? 4 + 20 बराबर कितना न्यूटन आएगा? 24 न्यूटन। कितना न्यूटन आएगा? 24 न्यूटन। तो ये भी ऐसे प्रश्न पहले पूछे हुए हैं पेपर में, तो अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होता तो आप कर देते। भले ही तरीका बदला है कि बल 4-5 दिखा दिए और कंफ्यूज करने के लिए, और ये लाइन डाल दी कि ब्लॉक सतह तथा ब्लॉक के बीच में गतिज घर्षण गुणांक इतना है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और विश्वास है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब है व्यंजक t बराबर, कोई फॉर्मूला है, t बराबर 2π√में ml³ में 5y में, जहां t लंबाई l, द्रव्यमान m और यंग गुणांक y वाली एक छड़ का आवर्तकाल है। तो t क्या है? आवर्तकाल। t क्या है? आवर्तकाल, यानी कि समय है, ये आवर्तकाल है। तो आवर्तकाल का विमा सूत्र क्या होगा? T1 m0 l0 T1। ये लंबाई है, लंबाई का आपको पता है l लेते हैं, द्रव्यमान m है, यंग गुणांक क्या है? y, और y का विमा सूत्र क्या होता है? वो होता है m1 l-1 t-2। ये y का विमा सूत्र होता है। तो q का विमा निकालनी है। अब q का विमा निकालनी है तो आप ऐसे करो कि जिसका मान निकालना होता है, चाहे बीमा निकालने मान निकालना है, उसको एक साइड कर लो। एक साइड करने के लिए क्या करेंगे हम? इस इक्वेशन को आप वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग करने पर तो यह आएगा t² बराबर 4π², वर्ग करेंगे जिसका अंडर हट जाएगा, तो यह आएगा ml³ q और 5π। आपको q चाहिए तो q बराबर क्या आएगा? ये इधर आ जाएगा और ये ऊपर वाली संख्या वो इसके बट्टा में आ जाएगी। t², 5 आगे लिख देता हूँ, t² 5y बट्टा में 4π² ml³, ये आएगा। अब जिनके मात्रक बीमा सूत्र पता है, बीमा सूत्र लिख दो। तो q बराबर 5/4 का कोई लेना देना नहीं है हमारे पास, क्योंकि इसका कोई बीमा नहीं। बीमा होगी t की, y की, m की और l। तो m तो द्रव्यमान है, यानी कि अपने आप ही बीमा में है। t² हो गया, y का क्या होगा? m1 l-1 t-2, और नीचे होगा m की पावर 1, द्रव्यमान है तो बीमा m1 ही होगी, और ये हो गया l3। कोई चीज भूल गए क्या इसमें? तो ये t की पावर कितनी है? ये 2 है, और ये t की पावर 2, तो ये कैंसिल, 0 हो जाएगी t की पावर 0, m कैंसिल, और l की पावर 3 ऊपर चली जाएगी। तो l की पावर -1 है और l की पावर -3, तो जो है l की पावर -4, यानी कि आएगा m0 l0 और l की पावर l की पावर -4 और t0, गलत कर दिया, m0 l की पावर -4 और t की पावर 0। तो देखिए किस में है?
m की पावर 0 और l की पावर 4, ये आ जाएगा इसका m की पावर 0 और l की पावर 4, ऐसे कर देंगे इसको। आगे चलते हैं हम। ये प्रश्न है, दो वस्तुएं, दो सर्वसम वस्तुएं, सर्वसम वस्तुएं मतलब दोनों बराबर साइज की हैं, दोनों बराबर साइज की हैं और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जिनकी वक्रता त्रिज्याएं समान 12 सेंटीमीटर के सामने संबंधित दर्पणों के ध्रुवों से समान दूरी 18 सेंटीमीटर पर रखी है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के आमापों का अनुपात क्या है, ये प्रश्न है। तो कैसे करेंगे इसको वो देखना है आपको। तो इसके लिए आपको आमाप जब वर्ड आता है तो दिमाग में आवर्धन आता है, लेकिन आपसे प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब का साइज, वो आपसे उनका अनुपात पूछे। तो हमने ये पढ़ा हुआ है m बराबर होता है h डैश बट्टा में h बराबर b बट्टा में u, यही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ से जब h का मान निकालेंगे तो h डैश बराबर h की डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है, बिंब की ऊंचाई। तो आपको ये प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहिए, तो वो आएगी माइनस का v बट्टा u इंटू में h। तो मतलब h डैश का मान निकालना है उत्तल दर्पण से भी और अवतल दर्पण, जो प्रतिबिंब बना है उसका आकार आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको v की भी जरूरत पड़ेगी, u की जरूरत पड़ेगी, h तो दोनों का समान है। तो पहले है अवतल दर्पण, ये मान लो अवतल दर्पण है, इसके सामने वस्तु है जिसकी हाइट कितनी है h, और दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। तो -12 होगा, अवतल दर्पण है तो -12। हम पहले अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण। तो f बराबर कितना होगा, r बट्टा 2 बराबर -12/2 यानी कि -6 सेंटीमीटर। ठीक है। और ध्रुव से कितनी दूर रखी है वस्तु, ये ध्रुव है, ये वस्तु की दूरी दी हुई है, कितनी दी हुई है, -18 सेंटीमीटर, यानी कि u का मान दिया हुआ है -18 सेंटीमीटर। चिन्ह प्रपाटी से इधर वाली दूरियां माइनस, दर्पण के सामने वाली दूरियां माइनस, दर्पण के पीछे वाली दूरियां प्लस। तो आपको क्या चाहिए, तो u तो पता ही है, किसका मान चाहिए, v का। h का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों का h समान है, तो अनुपात निकालेंगे तो h से h कट जाना है। तो 1/f बराबर दर्पण समीकरण 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होती है। तो हम मान रख देंगे 1/f का मान -6, 1/v और प्लस में ये आएगा 1/में -18। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये इधर भेज देंगे। तो 1/v बराबर आएगा -1/6 प्लस 1/, ये माइनस वाली संख्या इधर आगे प्लस की हो जाएगी। तो 1/v बराबर कितना आएगा, 18 लघुत्तम आ जाएगा, और 6 3 18 और प्लस में 1 यानी कि आएगा -2/18, या v बराबर आएगा -18/2। ये उल्टा कर देंगे ना, 1/v का मान -2/18 है तो v का मान 18/2, तो कितना आएगा, -9 सेंटीमीटर। कितना आएगा, -9 सेंटीमीटर। तो अब इस अवतल दर्पण से जो वस्तु की हाइट आएगी, कौन दर्पण से, अवतल दर्पण से, कितनी आएगी, वो आएगी माइनस का निशान v/u है ना, v का मान कितना निकाला हमने, 9, और वो भी किसका, माइनस का, बट्टा में u का मान कितना है, 18 इंटू में h। तो ये कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस और आ जाएगा, यानी कि आएगा h/2, और वो किसका आएगा, माइनस का। अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का साइज कितना आ गया, h/2 आ गया। कितना आ गया, h/2। अब ऐसा ही काम आपको किसके लिए करना है, उत्तल दर्पण के लिए करना है। कौन से दर्पण के लिए, उत्तल। तो ये उत्तल दर्पण ऐसे इधर पॉलिश की होती है, यहाँ वस्तु वही है आकार की, और f का मान कितना है। तो देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, दोनों का वक्रता त्रिज्या समान है, फोकस दूरी का परिमाण दोनों का बराबर आएगा 6। उत्तल का माइनस लेना है, उत्तल का क्या लेना है, प्लस, और u का मान तो -18 लिया जाएगा दोनों के लिए। तो अब देखो यही फॉर्मूला मैं यहाँ तक सेम ये निकालूंगा सीधा। तो इधर आएगा 1/6, f का मान उत्तल दर्पण के लिए क्या आएगा, 6 बराबर 1/v और -1/18। तो 1/v बराबर आएगा 1/6 प्लस 1/18,
यानी कि आएगा 3+1/18 यानी कि 4/18। तो v बराबर आएगा 18/4 यानी कि 9/2। ये मान अब यहाँ पुट कर देंगे अपने। तो क्या आएगा देखो, ये आएगा अब एच डैश यानी कि अब किस प्रतिबिंब का आकार देखना है, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बना है उसका आकार देखना है। तो एच डैश उत्तल के लिए कितना आएगा, वो आएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस का v का मान है 9/2 और u का मान कितना है -18 और h, तो ये आएगा h/4 एच डैश उत्तल। अब आपसे क्या पूछा, आप देखो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के साइजों का अनुपात, यानी कि जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का साइज आया है उसमें भाग देना है आपको उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का साइज। अवतल दर्पण का कितना है, अवतल दर्पण का है -h/2 और इसका कितना है h/4, तो ये आएगा -h/2 × 4/h। तो h से h कट जाएगा 2 यानी कि -2 या यूं कहेंगे 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2 आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे करना था। ये है संस्कृत डिपार्टमेंट में ऐसे ही प्रश्न आया था, अगर आपको याद हो तो। उसमें प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब दूरी पूछ ली थी, लेकिन ऐसा प्रश्न आया था। तो इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा हाई नहीं माना जाएगा, ये आपके लेवल का प्रश्न था। वैसे तो बीमा वाला भी आपके लेवल का ही था, संरक्षिबल वाला भी लेवल का ही था, लेकिन वही बात है कि आपने जो क्वेश्चन मान लो ऐसे पे हाथ डाल दिया कि वो लेवल का नहीं था, तो फिर सारा लेवल गड़बड़ हो गया। चित्र में प्रदर्शित सर्वसम प्रतिरोधकों प्रत्येक आर के जाल के लिए सिरों ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। अब ये प्रश्न है, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है। अब ये मान लो ये ऐसे जो सिमिट्री वाले जो प्रतिरोध वाले हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा वैसे उसका ये बीच वाले आर दोनों कैंसिल मान लेंगे हम, वो उसका तरीका अलग है। लेकिन अगर आपने व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ा हो तो इसको छुपाएंगे तो ये वाले 1 2 3 4 5 ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। प्रतिरोध P/Q बराबर R/S है, तो ये वाला प्रतिरोध कोई काम का नहीं है। फिर इसको ढक देंगे तो ये वाला भी कोई काम का नहीं है, तो ये वाला कोई काम का नहीं है, तो यहाँ पे 2 बचेंगे, यहाँ भी 2 बचेंगे और यहाँ भी 2 बचेंगे। सिमेट्रिक से हम इसको सोल्व कर देंगे। तो ऑल ओवर जो हमारा डायग्राम रह जाएगा फिर वो रह जाएगा, इधर भी कितने 2 प्रतिरोध, इधर भी कितने 2 प्रतिरोध और इधर नीचे भी कितने 2 प्रतिरोध। ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। फिर ये दोनों श्रेणी में है, तो ये कितना हो जाएगा 2r, ये भी कितना हो जाएगा 2r और ये भी कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। ठीक है, तो जो नया आगे वाला परिपथ बनाएंगे आप तो वो बनेगा सिंपल ये भी 2r और सिंपल ये भी कितना होगा 2r और ये भी कितना होगा 2r, ये भी 2r। इसके बाद कैसे हल करेंगे, तो ये दोनों के बीच में जो ये तीनों हैं ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम। तो पहले हम इस समांतर क्रम को हल करेंगे। कैसे करेंगे समांतर क्रम को हल, तो मान लेते हैं कि इनका जो प्रतिरोध है वो कोई छोटा r है, तो 1/छोटा r बराबर होगा 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r। तो 1/r कितना है, मतलब इस पूरे का प्रतिरोध मैंने मान लिया है छोटा r, तो ये आएगा 2r लघुत्तम 1 + 1 + 1 यानी कि 3/2r आएगा। तो यहाँ से जो स्मॉल r का मान आएगा वो आएगा 2r/3, यानी कि ये आपका हल हो गया है। तो और सिंप्लीफाई हो गया है डायग्राम। कैसे, एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये और एक प्रतिरोध ये, ए और बी है, ये ए और बी हो ही गई यहाँ पे। तो ये हैं r और ये कितना है, ये है 2r/3 और ये है r। अब ये कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम में हो तो कैसे करेंगे, तो श्रेणी क्रम में हो गए तो हम लिखेंगे r + 2r/3 + r, तो लघुत्तम कितना आएगा 3, 3r + 2r + 3r, कितना आएगा ये 8/3r। कितना आ जाएगा 8/3r, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब प्रकाश एक 30-60-90 डिग्री के प्रिज्म के छोटे फलक पर अभिलंबित रूप से आपतित होता है।